तो नमस्ते भाई, कैसे हैं सभी लोग। आज आपका भाई आपके लिए लेकर आए एक तगड़ा और चलता हुआ ट्रेंडी एकदम आईपीओ का सीजन चल रहा है, सबको पता ही होगा। रोज नए नए आईपीओ आ रहे हैं, तगड़े तगड़े आईपीओ आ रहे हैं, कुछ कुछ खराब भी है, कुछ कुछ अच्छे। आज आपका भाई आपके लिए डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से एक ऐसा तगड़ा आईपीओ या फिर कह सकते हो कि एक ऐसा आईपीओ जो मार्केट में फिलहाल न्यूज़ में चल रहा है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ बोलना पड़ सकती है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपको आईपीओ का जो वीडियो आ रहा है वो डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से आ रहा है। डायमंड बॉक्स स्टूडियो जो आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो जुड़ जाइए सभी लोग। Hello, Master. Welcome to the world of... और देखते हैं कौन सा आईपीओ है अपने लिस्ट पर। तो सबसे पहले जो आईपीओ अपने लिस्ट पर है वो है रैक्स एंड रोलर्स या फिर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन। ये जो आईपीओ है वो आज अपने रडार पर है और इसका पूरा जो पूरा इतिहास है, उसका अभी जो वर्तमान चल रहा है और उसका भविष्य कैसे हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस आईपीओ में, और इन्वेस्ट करोगे तो कितना फायदा हो सकता है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, पूरी डिटेल आपका भाई आपको देगा। तो शुरुआत करते हैं अपने हर बार के पैटर्न की तरह। सबसे पहले 6 स्टेप फॉर्मूला, यानी कि 6 स्टेप फॉर्मूला में हम जो अपनी जो टीम है डायमंड बॉक्स स्टूडियो की, वो आईपीओ को एक जो आईपीओ है उसको पूरे 6 स्टेप में तोड़ती है। कैसे तोड़ती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आईपीओ का कंपनी ओवरव्यू, जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसका ओवरव्यू। उसके बाद देखते हैं स्वॉट एनालिसिस, कंपनी की ताकत कमजोरी, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज और धोखा, ये पूरा देखते हैं डिटेल में। उसके बाद आईपीओ डिटेल्स, यानी कि आईपीओ कितना बड़ा है, कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आएगी। उसके बाद फायदे की बात होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको कितना पैसा मिल सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ अभी क्या रेट चल रहा है प्रॉफिट का मार्केट में, वो सब बातें होती है। उसके बाद फाइनेंशियल्स, अभी कंपनी का भविष्य देखना है हमें, तो उसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल्स में देखते हैं कि कंपनी के जो कंपनी अपना जो रिजल्ट्स है वो उसके रिजल्ट्स कंपनी के कैसे दिख रहे हैं अपने को, और आने वाले समय में फ्यूचर के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है। उसके बाद लास्ट में डायमंड एनालिसिस, यानी कि डायमंड बॉक्स स्टूडियो के जो एक्सपर्ट्स है, जो रिसर्चर टीम है, उनकी राय क्या है इस आईपीओ को लेकर। आईपीओ आपको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए आईपीओ के साथ, तो वो आपको फाइनल पॉइंट में समझेगा। तो इसलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको सारी चीजें मैं क्लियर करवा के दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू में देखेंगे कि छह स्टेप में बात करते हैं। सबसे पहले 3 स्टेप में बात करेंगे। ये आपको 3 मुद्दे दिख रहे हैं सामने। सबसे पहले इंडस्ट्री, कंपनी जो काम करती है वो कौन से इंडस्ट्री में काम करती है। तो अगर बात की जाए इंडस्ट्री की, तो कंपनी जो है वो स्टोरेज रैकिंग सिस्टम्स, यानी कि डेवलपमेंट हो या फिर सोल्यूशन प्रोवाइडिंग करना हो, स्टोरेज रैकिंग सिस्टम या फिर इंडस्ट्री में। अभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले अमेजोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर कई सारे बिजनेसेस जो हो, उनका कामकाज सिर्फ ऑनलाइन वे में चलता था, और जो डिलीवरी होती हो या फिर कई बाकी चीज़ें जो एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाना, वो डायरेक्ट होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, मार्केट में अभी कंपनियों ने अपने स्टोरेजेस बनवाना चालू किए, यानी कि अगर आपको एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचाना हो आसानी से, तो आपको एक बीच में अगर स्टोरेज मिल जाए या फिर आपको एंड पॉइंट्स पे कुछ स्टोरेज मिल जाए, जिससे आपका काम आसान हो, यानी कि प्रोडक्ट जो आप डिलीवर कर रहे हो वो भी सेफ रहे, और सारी चिंता आपकी मिट जाए। जो भी अभी प्रॉब्लम्स खड़े होते थे प्रोडक्ट्स को लेकर, कि प्रोडक्ट्स आपने जो कंपनी है उसने वो प्रोडक्ट भेजा डिलीवरी के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से वो प्रोडक्ट खराब होता था, तो उसको मिटाने के लिए ये कंपनी जो सेक्टर में काम करती है वो है स्टोरेज रिलेटेड सेक्टर, यानी कि एक प्रोडक्ट जो है उसको सेव कैसे रखा जाए, उसका स्टोरेज की चिंता कैसे मिटाई जाए, कैसे उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अवधि तक टिकाए, तो उसके लिए ये कंपनी काम करती है। उसके बाद हम अगला पॉइंट जो देखते हैं वो है बैकग्राउंड का, यानी कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। तो कंपनी के बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो कंपनी 2010 में बनी है। सबसे पहले तो ये
अच्छी खासी पुरानी कंपनी है। और बात की जाए कंपनी के प्रोजेक्ट्स की, तो कंपनी ने लगभग 2500 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जो स्टोरेज को लेकर रिलेटेड हो या फिर अदर कैटेगरी से रिलेटेड हो, और 900 कस्टमर्स हुए कंपनी के टोटल वर्ल्ड वाइड में पूरे, यानी कि पूरे दुनिया में कंपनी के 900 कस्टमर्स का जो उनका माइलस्टोन है वो उन्होंने क्लियर किया है। और 30 जो ग्लोबल कंट्रीज है, यानी कि 30 विदेश के जो कंट्रीज है उनमें कंपनी का मतलब उठक बैठक है, कंपनी का कामकाज है। ऐसी बात की जाए तो मतलब इतने बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के पास 166 परमानेंट एम्प्लॉयज है, यानी कि जिनको परमानेंट कैटेगरी में कंपनी ने रखा है वो 166 एम्प्लॉयज है। और कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो 94 एम्प्लॉयज है, यानी कि कंपनी के पास लगभग 250 से 270 तक एम्प्लॉयज है कंपनी के पास। और ये एक अच्छी बात है कि कंपनी में मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है कंपनी और एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स। अभी कोई भी कंपनी मार्केट में आईपीओ ला रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट सेबी को दिया है, यानी कि मतलब अपना जो बोर्ड है जो पूरे स्टॉक मार्केट को मैनेज करता है, उनको जो डॉक्यूमेंट इनकी तरफ से गया है तो उसमें इन्होंने वजह क्या लिखी है आईपीओ की, उसके बारे में हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है तो उसको फंड करने के लिए सबसे पहली वजह बताई गई है, यानी कि मतलब जो भी कंपनी कह सकते हो कि कामकाज करती है, वर्किंग मतलब जो भी कंपनी का कामकाज हो रहा है उसके लिए उनको फंड चाहिए। तो सबसे पहली बात ये फंड के लिए, क्योंकि स्टोरेज देखो, स्टोरेज बनाना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको मैन पावर भी ज़्यादा लगती है। उसके स्टोरेज के मैनेजमेंट के लिए कि स्टोरेज के अंदर जो भी चीज़ें रख रहे हो वो चीज़ें सेफ रहना चाहिए और वो मतलब एफिशिएंट रहना चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसा ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो भी उनको मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ानी कि अभी 30 देशों में कंपनी काम कर रही है तो और ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ कंपनी कामकाज कैसे कर सके और ज़्यादा मतलब वाइड कस्टमर तक कैसे पहुंच सके, उनके साथ अच्छे रिश्ते कैसे बनाए। तो ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी कंपनी ने एक मुद्दा रखा है इस ऑब्जेक्टिव्स में। उसके बाद जो उनके ऊपर बोरिंग से जो उनके ऊपर कर्जा है वो कर्जा भी कंपनी को चुकाना है, तो चुकाने के लिए भी पैसे चाहिए। उसके बाद नए बिजनेस, अभी एक अच्छा मुद्दा मेरे को लगा उनके पूरे मतलब ऑब्जेक्टिव्स में, वो लगा कि एक एक्वायरिंग न्यू बिजनेस, यानी कि कंपनी जो है वो नए जो बिजनेसेस है जो उनके सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि स्टोरेज के सेक्टर में जो काम करते हैं तो उनको एक्वायर करना, ये कंपनी ने अच्छा मुद्दा लिखा है और एक अच्छी बात है कंपनी के फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेकर। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये बहुत मतलब कह सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कंपनी कामकाज कर रही है तो कंपनी को नए नए टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में आ रहे हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी कंपनी ने एक अपना पॉइंट जो है वो रखा है पूरे इसको लेकर। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स की बात। अभी ऑब्जेक्टिव्स के बाद अपने पास कंपनी में अगले जो 3 पॉइंट आते हैं, सबसे पहले की सर्विसेज। तो कंपनी कौन से सर्विसेज में मतलब कौन से सेक्टर्स में सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स एक ऐसा बड़ा डोमेन है जिधर स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा मतलब कोई भी डिलीवरी हो या फिर आपके पास अगर कह सकते हो छोटे से छोटा दुकान लो, मतलब जहाँ पर सेल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उधर आपको अगर मतलब अच्छे खासा रिकॉर्ड रखना है सेल्स का या फिर वैसे ही आपका फ्लो रहना चाहिए कस्टमर के साथ, तो उधर आपको स्टोरेज लगता है। आपने मतलब अगर आप ये देखते होगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी जेठालाल की जो दुकान होती है उसके पास भी उसका खुद का गोडाउन है। तो वैसे ही मतलब हर एक दुकान के लिए एक गोडाउन लगता है या फिर एक स्टोरेज सिस्टम लगती है जहाँ पर आपको कभी अगर अर्जेंट माल की ज़रूरत पड़े तो उधर से आप तुरंत ले सको। तो ई कॉमर्स जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है कंपनी का। उसके बाद आते हैं क्लाउड स्टोरेज या फिर फूड एंड बेवरेजेस। ये तो मतलब सभी मतलब जो क्रिटिकल चीज़ें जिनको स्टोरेज लगता है, फूड रिलेटेड हो या फिर फार्मास्यूटिकल रिलेटेड हो या फिर गाड़ियों को भी स्टोरेज लगता है। गाड़ियाँ जो अपनी नई गाड़ियाँ बन रही है या फिर मतलब किसी गैरेज को या फिर हैंडलिंग के लिए जो गाड़ियाँ आपको स्टोर करनी है कहीं पर, तो उसके लिए भी स्टोरेज लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा 4-5 सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए कंपनी के पहुंच की, तो कंपनी की रीच कहाँ तक है, तो 2 सेक्टर जो कंपनी के रीच में है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े सेक्टर है और वो 2 ही सेक्टर मार्केट में चलते हैं। सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर और दूसरा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि क्या, जो प्राइवेट कंपनीज हो, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो
और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी आप कह सकते हो लेकर चल सकते हो। अब बात करते हैं आखिरी मुद्दा, यानी कि इस 6 स्टेप के पहले पार्ट के अंदर वाले 6 स्टेप्स का। तो सबसे पहला मतलब लास्ट वाला जो मुद्दा है वो है रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो मार्केट शेयर। मार्केट शेयर की अगर बात की जाए तो मैंने आपको कई सारे सेक्टर्स के नाम लिए, कंपनी मतलब किन सेक्टर्स में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये चार्ट आपके सामने खुल के आता है। तो इसमें देखो सबसे पहले 3PL सर्विसेज जो है वो सेक्टर में लगभग 27.6% का कंपनी का मार्केट शेयर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद ई कॉमर्स मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा सेक्टर जो कंपनी बोल रही है, उस ई कॉमर्स का भी वेटेज है 17.6%। तो काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स में कंपनी जुटी है। उसके बाद आता है कोल्ड स्टोरेज 9.9%, फिर आता है फूड एंड बेवरेजेस 7.9%, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल 6.7%, डिफेंस एंड रेलवे में जो है वो कंपनी को पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये मतलब रिकॉर्ड रखने वाली बात है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है। डिफेंस और रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर है। तो वहाँ भी कंपनी का वेटेज अच्छा खासा है 7.8%, पेपर एंड प्रिंट 6.7%, ऑटोमोटिव 5.6% और ऑदर्स में कई सारी मिसलेनियस चीज़ें आती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑदर रिलेटेड हो या फिर कई सारे, वो छोड़ दो। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनी का जो मतलब कह सकते हो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। मतलब एक सेक्टर भी अगर कंपनी को आउटपुट देना बंद करे तो दूसरे सेक्टर से कंपनी पैसा बना सकती है। तो एक अच्छी बात है। और इसके बाद हम ताकत, कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज और धोखा कंपनी के लिए वो डीप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ यानी ताकत। तो कंपनी की जो ताकत है वो कंपनी की टीम है। कंपनी की टीम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मतलब अच्छे खासे बैकग्राउंड से आती है। तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए कि कंपनी की टीम तगड़ी है। अगर टीम तगड़ी हो तो कोई भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए एक अच्छी बात है और कंपनी के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी ताकत है कंपनी की, उसकी टीम। उसके बाद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी आपने पीछे जो देखा होगा मार्केट शेयर का ग्राफ, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारे सेक्टर्स है, काफ़ी सारे मतलब जो डोमेन्स में काम करने वाली इंडस्ट्री है। तो इतने ज़्यादा फैला हुआ कंपनी का बिजनेस है। तो मतलब एक सेक्टर चला गया तो दूसरा है, दूसरा गया तो तीसरा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्टर कंपनी के पास है और ये एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है कंपनी के पास, वो उसकी ताकत है। और क्वालिटी जो है कंपनी की तीसरी ताकत, वो है क्वालिटी। यानी कि कंपनी जो फोकस करती है ना अपने जो सर्विसेज यानी कि जो प्रोडक्ट्स दे रही है, जो स्टोरेज सिस्टम बना के दे रही है, वो क्वालिटी वाली देती है। तो एक अच्छी बात है ताकत की कंपनी की। और उसके बाद में अगर बात की जाए वीकनेस की, कमजोरी की, तो ये जो सेक्टर में कंपनी काम करती है, ये जो सर्विस सेक्टर में कंपनी काम करती है, वो स्टोरेज वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी है, गोदरेज भी हो गया, उसमें गोदरेज भी आ गया और काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी है। तो इसके वजह से कंपनी को मतलब थोड़ा थ्रेट है उनके पास से कि अगर वो अपना ज़्यादा पैसा डाले तो वो मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा उसके पास क्वालिटी भी ज़्यादा और उसके पास मतलब ऑर्डर्स भी ज़्यादा। तो इसके वजह से कंपनी के लिए एक धोखा बन सकता है, लेकिन कंपनी ट्राई कर रही है अपना। तो ये एक कमजोरी है कंपनी के लिए कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और एक मतलब नेगेटिव साइन हो सकता है। ये कमजोरी की साइन आप ले सकते हो कि ये कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है। और उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, आपने तो अभी देखा होगा कोरोना आया था पीछे, तो बड़े बड़े बिजनेस ठप हो गए थे। इसके वजह से क्या होता है कि इनको जो ऑर्डर्स मिलते हैं स्टोरेज वगैरह के, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। या फिर कई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉ आ गए या फिर कई मतलब ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस आ गए, तो उसके वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी कभी कभी झेलना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव साइन है, वीक साइन है कंपनी के लिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अभी ई कॉमर्स जो ग्रो हो रहा है, आपने तो देखा ही होगा, अमेजोन का पिछले 10-15 सालों में नामो निशान नहीं था, आज अमेजोन किधर है। तो ये मतलब जो ग्रो हो रहा है ना ई कॉमर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, नए नए मतलब कंपनी आ रही है, नए नए सेक्टर्स जो फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो नए नए आ रहे हैं। तो इसके वजह से कंपनी को एक बूस्ट मिल रहा है ई कॉमर्स में। और उसके बाद ग्लोबल एक्सपांशन। अभी कंपनी में आपको मैंने पहले बोला कि कंपनी 30 जो है वो फॉरेन देशों में फैली है। तो और भी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी की, और जो बाकी सारे देश है उधर भी फैल जाए और उधर अपनी धीरे धीरे करके एक बेस बनाया जाए और अपने एक मोनोपोली की तरफ
कदम बढ़ा सकती है कंपनी। उसके बाद एक मतलब अच्छी खासी सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके कंपनी एक अपना मतलब कह सकते हो वर्चस्व जो है वो मार्केट में रख सकती है और एक अच्छा खासा मतलब ग्रो कर सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए आखिरी मुद्दा जो है वो थ्रेट है। तो थ्रेट में सबसे पहला जो कंपनी के लिए थ्रेट है वो अगर बात की जाए तो वो रेगुलेटरी चेंजेस है। मतलब एक इंसान ज़िंदगी में मतलब कितनी शादी करता है वो लिमिटेड है, लेकिन जो रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं वो साल में इंसान की शादी से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनी को रेगुलेशंस के साथ चलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मतलब कंपनी को मतलब अच्छा खासा गवर्नमेंट के साथ रिश्ता बनाना है तो उसको रेगुलेटरी चेंजेस के साथ चलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बात है कि कंपनी अलग अलग देशों में काम करती है तो अलग अलग देशों के अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है। तो ये एक धोखा है कंपनी के लिए। तो अगर कंपनी ठीक से काम करती है तो ये लिस्ट में से चला जाएगा। उसके बाद जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी 30 देश फॉरेन के बोले तो 30 देशों में कंपनी को मतलब माल का जो है वो मैनेजमेंट ठीक से करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो वापस कंपनी को घाटा झेलना पड़ सकता है, नुकसान झेलना पड़ सकता है। उसके बाद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, आपने देखा होगा AI वगैरह काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, रोबोटिक्स ये हो या फिर ड्रोन से रिलेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो कंपनी को वो उनके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा रेगुलरली। अगर अपडेटेड नहीं तो कंपनी का काम भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़ जाएगा और मतलब कंपनी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाती तो कंपनी को आगे जाके धोखा फेस करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्वॉट एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अभी बात करते हैं अपने पास आगे क्या है, रेवेन्यू के बारे में। अभी बात करेंगे फाइनेंशियल जो है कंपनी के, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू के ऊपर। और ये जो रेवेन्यू जो है वो लाख रुपीज़ में, यानी कि लाखों में जो रेवेन्यू आपको दिख रहा है। तो ये सबसे पहले अगर 2021 की बात की जाए तो आपको कंपनी का रेवेन्यू दिखाता हूँ 2021 में 4,852 लाख जो 2021 में रेवेन्यू था कंपनी का। उसके बाद वो बढ़कर हो गया लगभग 7,000 लाख के अराउंड जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो गया, यानी कि 2021 से 22 में ग्रोथ दिखी कंपनी को। और 2023 की बात की जाए तो 2023 में भी ग्रोथ दिखी है कंपनी को, 7,000 से 8,135 के अराउंड या फिर 8,140 के अराउंड कंपनी का रेवेन्यू जाता हुआ दिखा। और एक काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखी कंपनी को। और ये ग्राफ देखिए आप, ऊपर ही बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूस, यानी कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। तो एक अच्छी साइन है कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए। तो उसके बाद हम आगे अपने पास क्या है वो देखेंगे। वो अपने पास आगे एसेट्स, यानी कि कंपनी को जिन चीज़ों से पैसा आ रहा है कंटिन्यूसली, यानी कि पैसिव इनकम बन रहा है या फिर एक्टिव इनकम भी बन रहा है, तो वो कौन से ऐसे सोर्सेस है जो कंपनी को पैसा बना करके दे रहे हैं। तो कितने है कंपनी के पास अगर बात की जाए तो ये भी लाखों रुपए में ही है, करोड़ों में नहीं है, लाखों में बात की जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो 3,113 कह सकते हो 3,113 लाख के एसेट्स थे कंपनी में 2021 की बात की जाए तो। उसके बाद अगला जो मुद्दा है वो डिस्कस करेंगे। 2022 पे जो एसेट बढ़कर हो गए वो हो गए 3,570 के अराउंड। और ये भी मतलब ग्रो हुआ है, थोड़ा ना थोड़ा ग्रो हुआ है। और वापस 500 करोड़ का ग्रोथ, यानी कि 500 करोड़ ही बोल रहा हूँ, 500 लाख का ग्रोथ। और इधर आपको दिख रहा है 4,004 पे कंपनी पहुंच गई, यानी कि ये एसेट्स भी कंटिन्यूसली राइज होते जा रहे हैं। ये भी एक अच्छी साइन है कंपनी के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे लायबिलिटीज रहने दो, उसके बाद बात करेंगे प्रॉफिट की। और प्रॉफिट में अपने पास क्या क्या है, प्रॉफिट में देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट में चेंजेस कैसे हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्रॉफिट अगर कंपनी कंटिन्यूसली कर रही है तो अच्छी कंपनी है और आपको आने वाले समय में भी बड़ा प्रॉफिट करके दे सकती है। तो 2021 की बात करेंगे तो 2021 में आपको दिख रहा है 187 लाख, इतना प्रॉफिट था कंपनी का। तो 2021 की बात हो गई। अभी 2022 की बात की जाए तो 2022 में कंपनी को जो है वो लॉस फेस करना पड़ता। ये आपको दिख रहा है काफ़ी छोटा, मतलब हल्का फुल्का लॉस कंपनी को फेस किया था। लगभग 1.5 लाख के अराउंड, 1.5 या 2 लाख के अराउंड कंपनी को लॉस हुआ था 2022 में। और उधर से कंपनी ने कमबैक किया। जो 2023 में प्रॉफिट हुआ वो
79 लाख रुपीज़ का, या फिर 80 के अराउंड आपको 80 लाख के अराउंड प्रॉफिट दिखा यहाँ पर। उसके बाद अभी मतलब 2023 मार्च जो है, जो 2023 का मार्च है, 31 मार्च 2023, उसके बाद से लेके 31 अक्टूबर 2023 इतने समय में कंपनी का प्रॉफिट देखो 485 लाख, यानी कि एक भी साल नहीं, लगभग 6 से 7 महीनों में कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई कि ये प्रॉफिट में आपको मतलब जो वेरिएशन है वो दिखाई दे रहा होगा। इधर से मतलब 100 लाख के नीचे से कंपनी सीधा 500 लाख के अराउंड चली गई। तो ये 4 से 5 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू है, या रेवेन्यू भी बोल रहा हूँ, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ग्रो हुआ है। तो आपको सीधा सीधा रिजल्ट दिख रहा है कि बूस्ट काफ़ी ज़्यादा मिला है पिछले 6-7 महीनों में कंपनी को। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कंपनी के लिए, और जो लोग होल्ड करना चाहेंगे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अभी बने रहिए, आपको मैं एक चीज़ के साथ मतलब रूबरू कराऊंगा। अगर आपने वो चीज़ सुनी नहीं तो आपको मतलब अगर वो चीज़ सुन के आपने मतलब डिसीजन आपका लिया नहीं तो आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बने रहिए। तो आईपीओ के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओपन डेट, आईपीओ कब खुल रहा है? 30 अप्रैल 2024 को आईपीओ खुल रहा है, यानी कि जल्दी खुल रहा है आईपीओ। और उसके बाद क्लोज डेट कौन सी आईपीओ की? 3 मई 2024। ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब रेंज है, उस रेंज तक आपको आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्राइस बैंड जो है आईपीओ का, यानी कि एक शेयर आपको कितने से कितने रेंज में मिल सकता है, 73 to 78, ये जो प्राइस बैंड है वो कंपनी ने फिक्स किया है। इसके अंदर आप बिड लगा सकते हो, आपको कितने रुपीज़ में चाहिए, मतलब 73 to 78 बिड आपकी, और मतलब रैंडमली आईपीओ आपको अलॉट होगा। और उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? अभी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास कितना पैसा होना ज़रूरी है? तो 1,16,800 रुपीज़। तो 1,16,800 रुपये आपके पास है, कह सकते हो आप। तो आप आईपीओ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और आप इस आईपीओ को बिंदास अप्लाई कर सकते हो। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगले जो मुद्दे अपने पास उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीओ डिटेल्स में अगले जो मुद्दा है, आईपीओ की साइज़ कितनी बड़ी है, ये आईपीओ कितना बड़ा है? तो ये 30 करोड़ जितना बड़ा आईपीओ है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। मतलब छोटा अच्छा खासा मतलब साइज़ का है, कह सकते हो हल्का फुल्का आईपीओ। उसके बाद एक्सचेंजेस जो है जिधर लिस्ट होगा वो है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आपको बीएससी, एनएससी ये चीज़ें पता नहीं हो तो मैं आई बटन में एक लिंक देता हूँ, वो वीडियो जाकर चेक कर लो, आपको समझ जाएगा इंडेक्सेस क्या होते हैं, वापस एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ये और मतलब कई सारे आपको चीज़ें जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है वो आपको समझ में आ जाएगी। और ये आईपीओ आपको अप्लाई तो कर सकते हो 3 मई तक, लेकिन आपको अलॉटमेंट कब होगा, आपको कब पता चलेगा कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला? तो वो 6 मई 2024 को, 6 मई 2024 को आपको पता चलेगा कि आपको वो आईपीओ मिला है या नहीं मिला। तो और उसके बाद जो आईपीओ आपको अगर मिलेगा, समझो अगर अलॉटमेंट के दिन आपको आईपीओ मिला, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में कब आएगा? तो उसकी डेट जो है वो है 8 मई 2024, यानी कि 8 मई को वो जो शेयर्स है, वो जो आईपीओ के शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये 6 से लेके 8, 6 को पता चलेगा और 8 को आपके डीमैट अकाउंट में। तो उसके बाद हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, फायदे की बात। अब ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि इधर मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको आईपीओ लेना है या नहीं लेना। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो एक चीज़ बताता हूँ कि ग्रे मार्केट मतलब अनऑफिशियल मार्केट, जहाँ पर आईपीओ मार्केट में मतलब लॉन्च होने से पहले, शेयर्स लिस्ट होने से पहले आईपीओ की ट्रेडिंग चलती है। तो इससे हमें अंदाज़ा पता चलता है कि कंपनी की डिमांड कितनी है, या फिर कंपनी का सप्लाई तो फिक्स ही होगा, लेकिन डिमांड कितनी है उसकी मार्केट में। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा होगा, कंपनी की लिस्टिंग भी ज़्यादा हाई लेवल पे होगी और आपको मोटा पैसा बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब कितना हो सकता है। तो अभी फिलहाल की जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की कोई मतलब आपको साइन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो जल्दी रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इधर, अगर आप एक टारगेट पकड़ के चलो कि जब तक अगर 3 मई के अंदर जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% से ज़्यादा आगे नहीं जाता तब तक आपको अप्लाई नहीं करना। अगर आप
30% से ज़्यादा आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखता है, यानी कि आपका पैसा 30% से ग्रो होगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में अपडेट देता रहूँगा ये वीडियो रिलीज होने के बाद कि आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो कितने % चल रहा है। तो आपको नज़र रखनी है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको 30% के जिस दिन भी ऊपर ज़्यादा दिखेगा तो आपको लिस्टिंग गेन 30% से ज़्यादा मिलेंगे। तो उसके लिए आपको 30% से ज़्यादा जब भी ग्रे मार्केट प्रीमियम हो, जीएमपी हो जाएगा, तभी आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। उसके पहले अप्लाई करना नहीं, क्योंकि कंपनी ने 1 साल में लॉस फेस किया है और ये वीक साइन है कंपनी के लिए। ग्रो हुआ है प्रॉफिट, वो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के जो मतलब कह सकते हो जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे वेरी हो रहा है। तो ये मतलब ध्यान रखने वाली साइन है। तो 30% के लिए रुको, अगर 30% आपको जीएमपी मिल जाता है तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना, क्योंकि ये स्टॉक अभी मतलब ये जो कंपनी है अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरी राय रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल होल्ड मत करो। 1-2 साल आने वाले सालों का प्रॉफिट देख लो, बैलेंस शीट देख लो। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस कर लो कंपनी की 1-2 साल के लिए, अगर आपको अच्छा खासा मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में या फिर बैलेंस शीट में अच्छे खासा ग्रोथ या फिर अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखती है, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका भाई है ना आपके लिए। ये आई बटन में वापस और एक लिंक दे दूंगा, उधर जाके चेक कर लो बिंदास। आप फंडामेंटल एनालिसिस भी प्रो लोगों की तरह सीख जाओगे। उसके बाद आपको तो बोले 30% का टारगेट जो है आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि 30% का टारगेट आपको लेकर चलना है, और इस 30% के हिसाब से ही आपको इस आईपीओ के साथ खेलना है। तो अगर 30% से ज़्यादा मिले तो होल्ड करें, अगर 30% से ज़्यादा नहीं मिले तो आपको ये आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करना, और 30% से ज़्यादा मिलेगा तो भी लिस्टिंग गेन्स लेकर निकल जाना है इस आईपीओ से। और डायमंड एनालिसिस, अभी डायमंड बॉक्स स्टूडियो वाले जो है वो दिन रात मेहनत करते, रिसर्च करते, अपनी जो टीम है वो दिन रात मेहनत रिसर्च करते रहते हैं कंटिन्यू। और आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, क्यों करना है, कितना करना है, तो आपको ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस आईपीओ को लेकर, तो मैंने आपको अभी बताया कि 30% अपना जो मुद्दा है वो कंटिन्यू रहेगा 30%, यानी कि जिस दिन आपको 30% ऊपर दिखेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम तभी आपको अप्लाई करना है, उसके पहले अप्लाई करना नहीं। और 30% भी अगर आपको मिल रहा है या फिर 30% से ज़्यादा भी मिल रहा है तो लिस्टिंग गेन निकल कर लेकर छू हो जाने का, रखने का नहीं भैया, बिल्कुल रखने का नहीं। 1-1.5 साल तो आपको मतलब देखना भी नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते रहनी है बैक एंड में स्टॉक की। ये कंपनी की जो है फंडामेंटल एनालिसिस करते रहनी है। जिस दिन आपको लगेगा कंपनी अच्छी खासी ग्रो हो रही है, पॉजिटिविटी है, तो उस दिन ले लो। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ आपको ये मतलब होल्ड मत करो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक धोखा साबित हो सकता है। तो ये थी बात आईपीओ की।